तरंतुला का जहर। ब्योमकेश को घर से बाहर ले जाने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी। पिछले 1 महीने से वो एक जालसाजी के केस को सुलझाने में लगा हुआ था। सुबह शाम जब भी देखो वो बड़ी बड़ी फाइलों में उलझा रहता, जैसे उन पन्नों में जालसाज की छवि उभर आएगी। जैसे जैसे रहस्य की परतें बढ़ने लगीं, वैसे वैसे उसकी बातचीत भी घटने लगी। सुबह से रात तक फाइलों की उलझन उसके स्वास्थ्य पर दिखने लगी थी। जब भी मैं इस विषय पर बात करता तो वो दो टूक जवाब देता, अरे नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। उस शाम मैं जिद पर अड़ गया। देखो, अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगा। आज हम घूमने जा रहे हैं, तुम्हारा 2-3 घंटों के लिए बाहर जाना जरूरी है। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हम लोग लेक चलते हैं। तुम्हारा जालसाज 2 घंटों में भागा नहीं जाता, तो चलो चलते हैं। उसने फाइलों को खिसका दिया, लेकिन उन्हें मस्तिष्क से हटा पाया ये कहना मुश्किल है। लेक के किनारे घूमते हुए एकाएक मुझे एक पुराना मित्र दिखाई दे गया। वो मेरे साथ इंटरमीडिएट तक पढ़ा था। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। तब से मैंने उसे नहीं देखा। मैंने आवाज दी, हे, तुम मोहन ही हो ना? अरे भाई, कैसे हो? वो चौंक कर रुका और मुझे देखकर खुशी से उछल पड़ा। अरे अजीत, तुम्हें देखे एक अरसा बीता। कैसे हो? कहां हो? सब ठीक है ना? जोश भरे अभिवादन के बाद मैंने उसका परिचय ब्योमकेश से कराया। मोहन बोला, ओह, तो आप ही हैं ब्योमकेश बख्शी? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अक्सर सोचा करता था कि ब्योमकेश बख्शी के वृतांतों का लेखक अजीत बंदोपाध्याय कहीं अपना पुराना मित्र अजीत तो नहीं है, लेकिन निश्चय नहीं कर पाता था। मैंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं कलकत्ता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। हम घंटे भर साथ साथ घूमते रहे। बातचीत में समय बीत गया। इस दौरान मुझे लगा जैसे मोहन कुछ कहना चाह रहा हो, पर रुक जाता था। ब्योमकेश ने भी शायद देखा था, क्योंकि एक बार उसने मुस्कुराकर कह दिया, क्यों? रुक क्यों रहे हैं डॉक्टर साहब? जो मन में है कह डालिए। मोहन ने कुछ झिझकते हुए बोला, एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन बताने में संकोच हो रहा है। दरअसल वो इतनी छोटी समस्या है जिसे आपको बताना मुनासिब नहीं समझता। फिर भी मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही। और कुछ नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए ब्योमकेश को इस जालसाज से फुर्सत मिल जाएगी। जालसाज? मैंने पूरी कहानी बताई तो मोहन बोला, ये तो ठीक है, पर ब्योमकेश बाबू मेरी समस्या पर हंसेंगे। यदि वो हंसने लायक होगी तो जरूर हंसूंगा, लेकिन आपको देखकर मुझे नहीं लगता कि हंसने लायक है। बल्कि मुझे तो लगता है कि उस समस्या से आप चिंतित हैं और हल करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मोहन ने उत्साहित होकर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संभव है वो समस्या बेहद आसान हो, लेकिन मेरे लिए जी का जंजाल बन गई है। ऐसा नहीं है कि मैं चुपचाप बैठा हूं। मैं अब तक अपने सामान्य ज्ञान का भरपूर उपयोग कर चुका हूं। फिर भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बीमार वृद्ध व्यक्ति जिसका पूरा शरीर लकवे से ग्रस्त हो, कैसे हर दिन मुझे चकमा दे रहा है। वो केवल मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सख्त पहरे के बावजूद उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। बातचीत के दौरान हम लोग बेंच पर बैठ गए। मोहन बोला, मैं आपको संक्षेप में सारी बात बताता हूं। मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूं। ये परिवार बहुत ही पुराना है। उस समय का है जब ये शहर बसना शुरू हुआ था। पर्याप्त संपत्ति और आय के अतिरिक्त ये लोग एक संपूर्ण मार्केट के स्वामी हैं, जिससे उनके आर्थिक स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। पूरे मार्केट का क्या भाड़ा होगा?
आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं। घर के स्वामी का नाम नंदूलाल बाबू है और वो ही मेरे पेशेंट हैं। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने अनेक ऐसे व्यसन पाल लिए थे कि 50 की आयु पहुंचते पहुंचते उनके शरीर ने जवाब दे दिया। उनका शरीर रोगों का घर बन गया है। बहुत पहले से ही उनके शरीर को आर्थराइटिस ने धर लिया और अब तो लकवा भी मार चुका है। हमारे व्यवसाय में एक कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति की मृत्यु कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि आश्चर्य तो यह है कि अब तक वो जीवित कैसे है। मेरे मरीज इस कहावत का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। नंदूलाल बाबू के चरित्र के वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बदतमीज, बेहुदा, गाली गलौज करने वाला, धोखेबाज, चालाक और निकृष्ट। संक्षेप में मैंने जीवन में इतना निकृष्ट व्यक्ति नहीं देखा है। उनकी पत्नी है, परिवार है, किंतु उनका किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। वो आज भी उसी नर्क में जीना चाहते हैं जिसमें वो जवानी में थे। लेकिन उनके शरीर की शक्ति समाप्त हो चुकी है और अब वो सब सहने योग्य नहीं रही। इसलिए उनके मन में सबके प्रति भयंकर द्वेष है, जैसे वो सब उनकी दशा के जिम्मेदार हैं। वो हमेशा इसी प्रयास में रहते हैं कि कैसे किसी को दोषी बनाकर उससे गाली गलौज किया जाए। उनका शरीर कमजोर है, हृदय रोग भी है, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। वो अपने कमरे में बैठकर पूरी दुनिया को गालियां देते हैं और लिख लिख कर पन्ने भरते जाते हैं। उन्होंने मन में ये भ्रम पाल लिया है कि वो एक महान साहित्यकार हैं, इसलिए वो काली स्याही से, कभी लाल स्याही से पन्नों को भरते जाते हैं। प्रकाशकों को भी वो गाली देते रहते हैं। उनके मन में ये बैठ गया है कि सभी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं और इसीलिए उनकी रचनाएं नहीं छापते। कमाल है। उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या लिखते हैं? कहानी या फिर कुछ आत्मकथा जैसा? केवल एक बार मैंने उनके पेज पर दृष्टि डाली थी, फिर कभी हिम्मत नहीं हुई। यदि तुम इस कूड़े करकट को पढ़ लो तो कोई देवता भी तुम्हें शुद्ध नहीं कर पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज के प्रयोगात्मक युवा लेखक भी उसे पढ़कर बेहोश हो जाएंगे। व्योमकेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कल्पना कर सकता हूं उस चरित्र के बारे में, किंतु ये तो बताइए दरअसल में समस्या क्या है? मोहन ने सिगरेट का पैकेट निकालकर हम दोनों के लिए सिगरेट पेश की और स्वयं एक जलाकर बोला, शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे विचित्र व्यक्ति में कोई और गुण नहीं हो सकते। वो एक अन्य गुण से संपन्न है और वो है एक भयंकर नशा। उसने सिगरेट के कई कश लगाने के बाद कहा, व्योमकेश बाबू, आपका तो ऐसे नशीले और दुष्चरित्र व्यक्तियों से पाला पड़ता होगा जो शराब, गांजा, कोकेन और ऐसे ही निकृष्ट नशों के आदी होते हैं। पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति मकड़ी का जूस पीता हो? मैं जोर से चौंक गया। क्या कहा? मकड़ी का जूस? अरे बाबा, ये क्या होता है? मोहन बोला, कुछ खास किस्म की मकड़ियां होती हैं जिनके शरीर से जहरीला जूस निकाला जाता है। व्योमकेश जैसे अपने आप से ही बोल रहा हो, उसके मुंह से निकल पड़ा, टेरेंट्यूला डांस। ये एक जमाने में स्पेन में प्रचलित था। मकड़ी के काटने पर लोग घोड़े की तरह डांस करने लग जाते थे। ये एक बहुत ही घातक जहर है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है, किंतु हमारे देश में मैंने इसका प्रयोग करते आज तक किसी को नहीं देखा। मोहन बोला, आपने सही कहा, टेरेंट्यूला डांस। ये टेरेंट्यूला जूस दक्षिणी अमेरिका की स्पेनिश अमेरिकी जनजातियों में काफी प्रचलित है। टेरेंट्यूला का जहर एक घातक जहर है
लेकिन इसका छोटी मात्रा में प्रयोग स्नायुमंडल में बड़े जोरों की झंकार और सनसनाहट पैदा कर देता है। और आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति इस नशे का आदी हो वो इस नशे के बगैर कैसे रह सकता है। किंतु इसका लगातार प्रयोग घातक है। वो नशेड़ी निश्चित रूप से लकवे से मरता है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि नंदलाल बाबू ने ये शौक अपनी जवानी में शुरू किया होगा। बाद में चलकर जब उनका शरीर अपंग हो गया तब भी वो इसे छोड़ नहीं पाए। मुझे उनका फैमिली डॉक्टर बने लगभग 1 वर्ष हुआ। तब तक वो इस जहर के पक्के आदी बन चुके थे। पहला काम जो मैंने किया वो था उस पर रोक लगाना। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि वो जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें ये नशा छोड़ना पड़ेगा। शुरू में काफी नोकझोंक हुई। वो छोड़ने को तैयार नहीं थे और मैं उन्हें नशा करने नहीं देना चाहता था। अंततः मैंने कहा, मैं इस जहर को आपके घर में घुसने नहीं दूंगा। मैं देखता हूं आप उसे कैसे ले पाते हैं। उन्होंने एक हंसी के साथ, अच्छा ये बात है तो ठीक है, मैं लेता रहूंगा, देखता हूं तुम कैसे रोकते हो। इस प्रकार युद्ध का श्री गणेश हो गया। परिवार के सभी सदस्य वस्तुतः मेरे साथ ही थे और इसीलिए घर के अंदर एक मजबूत मोर्चाबंदी करना आसान हो गया। उनकी पत्नी और बेटों ने बारी बारी से उनके रूम पर पहरा देने का काम शुरू कर दिया ताकि रूम के अंदर उस जहर को ले जाने का उपाय ही न रह जाए। वो चूंकि स्वयं भी अपंग थे इसलिए बाहर जाकर उसे लाना उनके लिए संभव नहीं था। इतनी मोर्चाबंदी तथा पहरेदारी के बाद फिलहाल तो संतोष हो गया, लेकिन वो सब बेकार ही रहा क्योंकि इतना सब करने के बावजूद वो नशा करते ही रहे। कोई नहीं जान पाया कि वो कैसे करते हैं। पहले तो मुझे संदेह हुआ कि ये जरूर उनके परिवार के किसी सदस्य का ही काम है। इसलिए एक दिन मैं खुद पहरे पर बैठा, लेकिन ताज्जुब है कि उन्होंने मेरी पहरेदारी के बावजूद 3 बार जहर का सेवन किया। यह मुझे तब पता चला जब मैंने उनकी नब्ज की जांच की, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि उन्होंने कब और कैसे वो जहर ले लिया। उसके बाद मैंने उनके कमरे की बड़ी यत्न से तलाशी ली। हर कोना और फर्नीचर छान मारा। सभी आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दिए, लेकिन मैं उनको नशा करने से नहीं रोक पाया। यही आज की स्थिति है। अब मेरी समस्या यह है कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वो व्यक्ति मकड़ी का जहर कैसे पाता है और कब लोगों को चकमा देकर उसे गटक जाता है। इतना कहकर मोहन रुक गया। मैं ये नहीं जान पाया कि मोहन के वृतांत में कब व्योमकेश का मस्तिष्क वहां से हटकर कहीं और चला गया, क्योंकि जैसे ही मोहन ने बोलना समाप्त किया व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और अजीत से बोला, अजीत चलो अब हम घर चलते हैं। मुझे एकाएक कुछ ख्याल आया है और यदि मेरा अनुमान सही है तो मैं समझ गया कि जालसाज फिर से उसके मस्तिष्क में आ गया है। हो सकता है उसने मोहन के वृतांत का अंतिम भाग सुना भी न हो। मैंने कुछ निरुत्साहित होकर कहा, शायद तुम मोहन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं नहीं, मैंने वस्तुतः सारी कहानी पूरी सावधानी से सुनी है। यह समस्या वाकई विचित्र है और मैं तो कहूंगा कि मैं भी इस चक्कर को समझ नहीं पाया हूं, लेकिन इस समय मेरे लिए समय देना संभव नहीं हो पा रहा है। मोहन को इन बातों से शायद ठेस पहुंची थी, किंतु उसने अपने भावों को छिपाते हुए कहा, बिल्कुल सही है, छोड़िए उसे। आपको छोटे मोटे मामलों में उलझाना ठीक नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर है कि यदि यह रहस्य खुल जाए तो संभवतः उस व्यक्ति का जीवन बच जाए। इससे ज्यादा दुख और कलेश क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति को, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, आंखों के सामने जहर से
मरता देखते रहें? ब्योमकेश थोड़ा विचलित हो गया। उसने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा। मुझे इस केस को सुलझाने के लिए कम से कम कुछ घंटे तो लगेंगे ही। फिर उस व्यक्ति को भी देखना चाहूंगा। उससे भेंट काफी सहायक हो सकती है। किंतु ये सब मैं आज नहीं कर पाऊंगा। ये सही है कि नंदूलाल बाबू जैसे अजीब व्यक्ति को यूं ही मृत्यु का ग्रास बनने देना अपराध होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। आप निश्चिंत रहें। लेकिन इस समय मुझे फौरन अपने घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि मुझे जालसाज को पकड़ने के लिए एक बार कागजों पर नजर दौड़ाना जरूरी है। इसलिए आज भर के लिए नंदूलाल बाबू को शांति से अपनी खुराक लेने दीजिए। कल से मैं उनके जहर पर रोक लगा दूंगा। मोहन ने हंसकर उत्तर दिया, मुझे कोई समस्या नहीं। आप केवल मुझे समय दे दीजिए ताकि मैं आपको लेने के लिए कार भेज सकूं। ब्योमकेश एक क्षण सोचकर बोला, मेरा एक सुझाव है। अजीत को अपने साथ जाने दीजिए। इसे आपकी उत्सुकता में फिलहाल राहत भी मिलेगी। एक बार अजीत को जाकर पूरा मुआयना कर लेने दीजिए। उसकी रिपोर्ट पर आज रात या कल सुबह तक आपकी समस्या का हल दे दूंगा। ब्योमकेश का प्रस्ताव सुनकर मोहन के चेहरे पर निराशा की जो छाया दिखाई दी वो किसी से छिप न सकी। ब्योमकेश के स्थान पर अजीत का जाना, वो निराश हो गया। ये ब्योमकेश ने भी देखा, इसलिए उसने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा, अजीत चूंकि आपका मित्र है, इसलिए शायद आपका उस पर विश्वास जम नहीं रहा। लेकिन दिल छोटा ना कीजिए। अजीत पहले जैसा अजीत नहीं है। वो भी एक सफल अन्वेषी के साथ रहकर उन्हीं ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। मैं तो कहता हूं कि संभव है कि अजीत स्वयं आपकी पहेली का हल खोज निकाले। किंतु इतनी तारीफ के बाद भी मोहन के चेहरे पर मायूसी छिपी नहीं। जैसे दिन भर बड़ी मछली की आस में बैठा कोई शिकारी शाम तक फंसी एक छोटी सी मछली को देखकर मायूस हो जाए। अंततः उसने कहा, ठीक है, अजीत ही चले मेरे साथ। किंतु यदि वो नहीं, निश्चिंत रहिए, यदि वो सफल नहीं हो पाया तो आप मुझ पर भरोसा रखिए। चलने से पहले ब्योमकेश ने मुझे एक और बुलाकर कहा, ठीक से सभी चीजों का मुआयना कर जांच कर लेना। और हां, आने वाली डाक के बारे में पूछना ना भूलना। बरसों से ब्योमकेश को अनेक गूढ़ रहस्यों को सुलझाते देखने के साथ साथ अनेक केसों में उसे मदद करने के बाद मुझे भी अब लगने लगा कि आखिर ये ऐसा कौन सा गहन केस है जो मैं नहीं सुलझा सकता। मोहन ने जो मेरी क्षमता पर इतना संदेह व्यक्त किया था, उसने मानो न मानो मुझे भी आहत किया था, और मैंने भी निश्चय कर लिया कि मैं इस समस्या का हल करके ही रहूंगा। इस निश्चय के साथ वो मोहन के साथ चल दिया। उन दोनों ने बस पकड़ी और गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। साथ ही अंधेरा घिराया था। सड़क की रोशनी में मोहन आगे आगे चल रहा था। हम लोग सर्कुलर रोड पर कुछ देर चले होंगे कि मोहन ने दूर से एक बड़े घर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही घर है। घर के बाहर लोहे का विशाल गेट था। सिर्फ बाहर खड़े दरबान ने मोहन को सलाम किया, किंतु मुझे रोक लिया। सर, आप नहीं जा सकते। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है दरबान, ये मेरे साथ हैं। तो ठीक है सर। दरबान रास्ते से हट गया। हम बरामदे में कुछ ही दूर गए होंगे कि लगभग 20 वर्ष का एक युवक मिल गया। ओह, डॉक्टर साहब आप हैं? आइए आइए। और ये? मोहन उसे 2 कदम अलग ले जाकर कुछ बोला, तो उत्तर में उसने कहा, हां हां जरूर, उन्हें देख लेना जरूरी है। मोहन ने मेरा परिचय दिया।
युवक का नाम अरुण था। वो नंदूलाल बाबू का बड़ा लड़का था। वो हमें उस कमरे तक ले गया। बीच में 2 कमरे थे। तीसरे दरवाजे पर जाकर उसने खटखटाया, जिसके बाद भीतर से कठोर स्वर गुर्राया। कौन है? मुझे परेशान मत करो, मैं लिख रहा हूं। अरुण ने कहा। पिताजी, मैं अरुण हूं। डॉक्टर साहब आए हैं। अभय, जरा दरवाजा खोल दो। दरवाजे को खोलने वाला शायद अरुण का छोटा भाई था। उसकी आयु करीब 18 वर्ष होगी। अरुण ने धीरे से पूछा, क्या ले लिया? उत्तर में अभय ने निराश होकर सिर हिला दिया। कमरे में घुसते ही मेरी दृष्टि पलंग पर पड़ी। वो कमरे के बीच में था, जिसमें नंदूलाल बाबू अपनी दुबली पतली काया में तकिए के सहारे अधलेटे पड़े थे। हाथ में खुला पेन था और आग्नेय नेत्रों से हमें देख रहे थे। सिर के ऊपर फ्लोरोसेंट ट्यूब जल रही थी। बगल में टेबल लैंप से रोशनी हो रही थी, जिसके प्रकाश में उस व्यक्ति को स्पष्ट देखा जा सकता था। उनकी आयु करीब 52-53 होगी, लेकिन बाल पूरे सफेद हो गए थे। त्वचा पीली, कद छोटा, शरीर का मांस लगभग सूख चुका था, जिसके कारण उनके चेहरे के दोनों ओर की हड्डियां उठकर नुकीली हो गई थीं और उनकी तोते जैसी नाक होठों तक झुकाई थी। दोनों आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी, किंतु उस चमक के कोरों से एक मरी मछली का एहसास हो रहा था। उनका निचला होंठ लटक कर झूला हुआ था। कुल मिलाकर उनकी आकृति पर एक मृत व असंतुष्ट जिजीविषा की प्रतिच्छाया लगती थी। उस प्रेतात्मा जैसे शरीर का अवलोकन कर मैंने देखा, उनका दायां हाथ रह रहकर थिरक जाता है। मरे हुए मेंढक के किसी अंग पर बिजली का तार छू जाने से जैसे वो एकदम उछलकर दूर गिरता है, वैसे ही उनका दायां हाथ रह रहकर उछल जा रहा था। नंदूलाल बाबू द्वेषपूर्ण निगाहों से मुझे निरंतर घूर रहे थे। ऊंची गुर्राती आवाज में गरजे, डॉक्टर, तुम्हारे साथ ये कौन है? कौन आया है यहां? इससे कहो चला जाए यहां से, एकदम अभी। मोहन ने मुझे देखकर संकेत में कहा कि इनकी बातों पर कान न दें। उसके बाद उसने पास जाकर पलंग पर फैले कागजों को एक ओर सरकाकर अपने बैठने की जगह बनाई और उनकी कलाई हाथ में लेकर नब्ज जांचने लगा। नंदूलाल बाबू विशैली हंसी के साथ कभी मुझे देखते, कभी डॉक्टर को। उनका दायां हाथ वैसे ही एक बार थिरक जाता था। एक क्षण बाद मोहन ने उनकी कलाई छोड़ते हुए कहा, तो आपने फिर जहर ले लिया? हां, ले लिया। तो तुम्हें क्या? तुम्हें क्यों दर्द होता है? मोहन ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, यह करके आप खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं और यही बात आप समझ नहीं रहे। आपने अपने मस्तिष्क को जहर से सड़ा दिया है। नंदूलाल बाबू ने व्यंग करते हुए मजाक किया। अच्छा, ऐसा है? मैंने अपने मस्तिष्क को सड़ा दिया है? वाह, क्या बात है। लेकिन आपका मस्तिष्क तो चुस्त दुरुस्त है ना, तो तुम पकड़ क्यों नहीं लेते? मेरे चारों ओर तो तुमने पहरा लगा रखा है, फिर क्यों नहीं पकड़ते? उनके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान तैर गई। मोहन उठते हुए हताश स्वर में बोला, आपसे बात करना ही फिजूल है। मैं समझता हूं आपको आपके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए।
नंदूलाल बाबू बेहुदा मजाक करते रहे। शर्म नहीं आती डॉक्टर? तुम अपने को आदमी कहते हो? पकड़ लो मुझे या फिर इसे चूसो। उन्होंने चिढ़ाते हुए अपना अंगूठा दिखाया। इतना भौंडा मजाक अपने बेटों के सामने? मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मोहन का धैर्य भी अब समाप्त हो चुका था। उसने कहा, ठीक है अजीत, देखकर जो भी अपना मुआयना करना चाहते हो कर लो। ये सब अब सहन नहीं होता। नंदूलाल बाबू का अब तक का घटिया मजाक एकाएक रुक गया। उन्होंने मेरी ओर विषैली आंखों से देखते हुए कहा, तुम कौन होते हो? तुम कर क्या रहे हो मेरे घर में? जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बोले, तुम अपने को बड़ा तीसमार खां समझते हो, है ना? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी चालें यहां काम नहीं आएंगी। तुम भागो यहां से, अन्यथा मैं पुलिस बुलाता हूं। सब चोर उचक्के आवारा बदमाश इकट्ठा हो गए यहां। उन्होंने मोहन को भी अपनी गालियों में समेट लिया। हालांकि मेरे आने का मकसद नहीं भाप पाए, किंतु उन्हें शक जरूर हुआ। अरुण अब पछता रहा था। धीरे से मेरे कान में बोला, इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना। एक बार जहर का नशा करने के बाद ये पागल हो जाते हैं। मैंने सोचा कि जो नशा आदमी के निकृष्ट और घिनौने स्वरूप को दिखा सकता है, वो कितना घातक होगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मनुष्य को इस निम्न और विकृत अवस्था पर नियंत्रण लगा सकता है? आदमी किसी नराधम स्थिति में गिर सकता है? व्योमकेश ने मुझसे सारे तथ्यों को अच्छे से जांच कर मुआयना कर लेने को कहा था। इसलिए मैं मन ही मन कमरे की सभी वस्तुओं की सूची बनाने में लगा रहा। कमरा काफी बड़ा था, जिसमें कुछ चीजें थीं, जैसे पलंग, कुछ कुर्सियां, अलमारी और एक छोटी सी बेड साइड टेबल। मेज पर टेबल लैंप के अलावा कागज, पेन आदि लेखन सामग्री थी। लिखे हुए कागज फैले हुए थे। मैंने एक कागज को उठाकर पढ़ने की चेष्टा की, पर 2-3 लाइनों के बाद मुझसे पढ़ा ही नहीं गया। सब अश्लील बातों से भरा हुआ था। मोहन सही कह रहा था कि उनका लेखन एमिल जोला जैसे लेखक को भी शर्मसार कर देगा। लेखक महोदय ने एक कमाल और किया था। कुछ मजेदार लाइनों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्हें लाल स्याही से मार्क किया था। सच में मैंने अपने जीवन में ऐसा निकृष्ट और घृणित मस्तिष्क नहीं देखा था। अपनी उबकाई को रोकते हुए मैंने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन तब तक वो अपने लेखक कर्म में व्यस्त हो चुका था। उसका पार्कर पेन तेजी से लिखता जा रहा था। पेन स्टैंड में एक और मार्कर पेन रखा था, जो संभवतः उस लेखन के रुकने की प्रतीक्षा कर रहा था, जब शायद वो अपनी रसिक लाइनों को मार्क करे। और ठीक वही हुआ। जैसे ही पेज समाप्त हो गया, उन्होंने लाल स्याही वाले मार्कर पेन को उठाकर बड़े मनोयोग से कुछ लाइनों को मार्क करना चाहा, किंतु चूंकि स्याही समाप्त हो गई, इसलिए उन्होंने स्टैंड में रखी लाल स्याही की दवात से फिर से स्याही भरी और अपने काम में लग गए। मैंने अपना ध्यान अब दूसरी ओर लगाया। अलमारी में कुछ अधभरी दवाइयों की बोतलों के अलावा और कुछ नहीं था। मोहन ने बताया, दवाएं उसने दी हैं। कमरे में 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां थीं। एक दरवाजा जिससे हम अंदर आए थे, दूसरा मुझे बताया गया बाथरूम में खुलता है। मैंने बाथरूम भी जाकर देखा। सामान्य जैसा ही था। तौलिया, साबुन, तेल, टूथपेस्ट आदि के अतिरिक्त कुछ नहीं था। खिड़कियां, मुझे बताया गया, कभी खुलती नहीं, हमेशा बंद ही रहती हैं। मैंने देखा, लेकिन मस्तिष्क खाली ही रहा।
मैंने सोचा, क्यों न दीवारों को खटखटाकर देखूं, लेकिन फिर ये सोचकर रुक गया कि संभव है कि इन लोगों का उनमें कोई गुप्त वॉल्ट या खजाना हो। एकाएक मेरी निगाह दीवार के आले में रखे चांदी से निर्मित इत्र होल्ड पर पड़ी। उसमें सुई रखी हुई थी। मैंने उसे उठाकर देखा और आहिस्ता से अरुण से पूछा, क्या ये इत्र का प्रयोग करते हैं? अचकचाते हुए उसने सिर हिला दिया। कह नहीं सकता। यदि करते होते तो उनका शरीर महकता। ये कब से है यहां? मुझे याद है, ये पिताजी स्वयं खरीद कर लाए थे। मैंने मुड़कर देखा। नंदूलाल बाबू लेखन रोककर मुझे घूर रहे थे। उत्सुकता से मैंने रुई के टुकड़े को इत्र में भिगोकर अपनी पॉकेट में रख लिया। अंत में मैंने पूरे कमरे को एक भरपूर नजर से देखा। नंदूलाल बाबू की नजर बराबर मेरा पीछा करती रही। उनके चेहरे पर अब भी व्यंग भरी मुस्कान थी। हम लोग बाहर बरामदे में आकर बैठ गए। मैंने कहा, मैं आप सब लोगों से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, कृपया सही सही उत्तर दें। अरुण बोला, अवश्य, आप पूछिए। मैंने पूछा, क्या आप लोग निरंतर पहरेदारी करते हैं? और कौन है जो इसमें शामिल है? अभय है, मां और मैं। हम बारी बारी से पहरे पर बैठते हैं। हम नौकर या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने देते। क्या किसी ने इन्हें कभी नशा लेते हुए देखा है? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। लेकिन जब जब लेते हैं हमें पता लग जाता है। क्या किसी ने देखा है कि वो जहर कैसा होता है? जब वो खुलकर लिया करते थे तब मैंने देखा था। वो सफेद पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ है, जिसे पहले होम्योपैथी दवा की बोतल में रखा जाता था। वो फलों के जूस में उसकी कुछ बूंदें डाल लेते थे। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वैसी बोतल उनके कमरे में अब नहीं है? जी हां, निश्चित रूप से। हमने कमरे को हर प्रकार से छान मारा है। तब जाहिर है वो कहीं से आता है। कौन लाता होगा? अरुण ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें नहीं मालूम। क्या आप तीनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कमरे में नहीं घुसता? सावधानी से सोचिए। नहीं, डॉक्टर के अलावा कोई और नहीं है। मेरी जांच समाप्त हो गई। इससे अधिक मैं और पूछता भी तो क्या? मैं तसल्ली से बैठकर सोचने लगा कि और क्या पूछा जा सकता है। एकाएक ब्योमकेश की बात याद आ गई। मैंने नए सिरे से पूछना शुरू किया, क्या इनके डाक से पत्र आते हैं? नहीं। पार्सल या कुछ और? तब अरुण ने उत्तर दिया, हां, सप्ताह में एक बार उनके नाम रजिस्टर्ड लिफाफा आता है। उत्सुकतावश मैं आगे झुक गया। कहां से आता है? कौन भेजता है? अरुण का सिर संकोच में शर्म से झुक गया। नहीं, कलकत्ता से ही आता है। भेजने वाली महिला है, रेबेक्का लाइट। मैंने कहा, ओह, तो ये बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने देखा है कि उसमें क्या होता है? हां। अरुण ने उत्तर देते हुए मोहन की ओर देखा। तो क्या होता है उसमें? मैंने उतावले स्वर में पूछा। कोरे कागज। हां, कुछ कोरे कागज फोल्ड करके रखे होते हैं, बस, और कुछ नहीं। मैंने अचंभे से दोहराया, और कुछ नहीं? नहीं। मैं कुछ क्षणों के लिए भौचक्का गुमसुम रह गया। फिर दोबारा से पूछा, क्या निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उस लिफाफे में और कुछ नहीं होता? अरुण मुस्कुराकर बोला, नहीं,
यद्यपि पिताजी स्वयं हस्ताक्षर कर पत्र लेते हैं, पर खोलता मैं ही हूं। उन कोरे कागजों के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। क्या प्रत्येक पत्र को हर बार तुम ही खोलते हो? कहां खोलते हो? पिताजी के कमरे में, जहां पोस्टमैन पिताजी को हस्ताक्षर करने के बाद देता है। लेकिन ये तो विचित्र बात है। खाली कोरे कागज को रजिस्टर्ड डाक से भेजने का मतलब क्या है? अरुण ने सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जानता। मैं काफी देर तक मूढ़ की तरह बैठा रहा। अंत में एक निश्वास के बाद धीरे से जाने के लिए उठा। पहली बार जब रजिस्टर्ड लिफाफे का जिक्र हुआ था तो मुझे लगा था कि मैंने निशाना मार लिया है, लेकिन बाद में जब निराश होना पड़ा तो लगा वो द्वार अभी तक ज्यों का त्यों बंद ही है। मुझे लगा कि यद्यपि ये रहस्य है तो आसान, किंतु इसे सुलझाना मेरे बुद्धि कौशल से बाहर है। चेहरे धोखा भी देते हैं। जहर और लकवे से ग्रस्त इस वृद्ध का चेहरा वैसा ही है। इसकी चालाकियों से सुलटना मेरे बस की बात नहीं। इसके लिए ब्योमकेश जैसी तेज धार वाली स्पष्ट व कुशाग्र बुद्धि की जरूरत है। मन में हताशा थी। सोचा, जांच की पूरी रिपोर्ट ब्योमकेश को दे दूंगा। इसी उद्देश्य से उठने ही वाला था कि मन में एक बात कौंध गई। मैंने पूछा, अच्छा, ये तो बताइए, क्या नंदूलाल बाबू किसी को पत्र लिखते हैं? अरुण बोला, नहीं तो। अलबत्ता हर महीने मनी ऑर्डर जरूर भेजते हैं। किसे? अरुण ने फिर शर्म से मुंह नीचा कर लिया और बोला, उसी जू महिला को। इस पर मोहन ने स्पष्टीकरण दिया, वो कभी नंदूलाल बाबू के। ओह, समझा। कितनी रकम भेजते हैं? काफी बड़ी रकम। हमें नहीं मालूम क्यों भेजते हैं। उत्तर मेरे होठों पर आते आते रुक गया। पेंशन? लेकिन मैंने मुंह नहीं खोला और मोहन को वहीं छोड़कर घर से बाहर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो 8 बजने वाले थे। ब्योमकेश अपने कमरे में था। मेरे खटखटाने पर द्वार खोलते हुए बोला, कैसा रहा? रहस्य खुला? नहीं, कहकर मैं बैठ गया। ब्योमकेश एक कागज को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पढ़ रहा था। उसने मुझ पर तेज दृष्टि डालकर कटाक्ष किया। कब से इतने शौकीन बन गए हो? ये इत्र फुलैल? अरे भाई, इत्र लगाया नहीं, केवल ढोकर लाया हूं। मैंने पूरा वृतांत विस्तार से ब्योमकेश को बता दिया। ब्योमकेश ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। अंत में मैंने कहा, मैं तो सुलझा नहीं पाया दोस्त, अब तुम्हें दखल देना होगा। लेकिन मेरा मन कहता है इस इत्र की बारीकी से खोजबीन इस रहस्य को सुलझा सकती है। रहस्य किसका? ब्योमकेश ने इत्र की रुई को सूंघते हुए कहा, वाह, क्या खुशबू है। शुद्ध अंबूरी इत्र है। हां, तो तुम क्या कह रहे थे? और वो इत्र को अपनी कलाई पर रगड़ते हुए बोला, हां, क्या कह रहे थे? क्या सुलझेगा? मैंने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, संभव है इत्र के बहाने नंदूलाल बाबू। ब्योमकेश ठहाका मारकर हंस दिया। क्या ऐसी खुशबूदार चीज छिपाई जा सकती है जिसकी खुशबू दूर तक फैलती है? क्या तुम्हें ऐसा कोई चिन्ह मिला जिसके आधार पर तुम कहते हो कि नंदूलाल बाबू वास्तव में इसका प्रयोग करते हैं? नहीं, किंतु। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, तुम गलत जगह दस्तक दे रहे हो। दूसरी ओर देखने की कोशिश करो। ये देखो कि वो जहर भीतर कैसे आता है, कैसे नंदूलाल बाबू सबकी नजरों के सामने गटक लेते हैं। कोरे कागज
रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों आते हैं? उस महिला को पैसा क्यों भेजा जाता है? इन सब बातों पर तुमने ध्यान दिया? मैंने निराश स्वर में कहा, मैंने इन सभी बातों पर सोचा है, लेकिन रहस्य का हल खोज लेना मेरे बस की बात नहीं। फिर से सोचो, ध्यान लगाकर सोचो। बस की बात नहीं है का क्या मतलब? हताशा से हताशा ही मिलती है, ये तुम भी जानते हो। एक बार फिर से गहराई में डूबकर सोचो, और जब तक हल न मिले तब तक सोचते रहो। इतना कहकर उसने फिर लेंस को उठा लिया। मैंने पूछा, तुम कब जाओगे? मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन गहराई से नहीं सोच पा रहा। ये जालसाज। और फिर से वो मेज पर झुक गया। मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया। आराम कुर्सी पर लेटकर दोबारा सोचने लगा। जो भी हो, इतना मुश्किल तो नहीं लगता, और ऐसा लगता है कि मैं ये सुलझा भी सकता हूं। शुरुआत फिर से की जाए। कोरे कागज रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? क्या उन कागजों में किसी गुप्त स्याही से लिखा कोई संदेश है? यदि वो है भी, तो उससे नंदूलाल बाबू को क्या लाभ? उससे उन्हें जहर की खुराक कैसे मिलती है? चलो, मान लिया कि जहर कमरे में नंदूलाल बाबू तक पहुंच भी जाता है, पर उसे छिपाते कहां हैं और कैसे? होम्योपैथी दवा की बोतलों में कैसे रखते हैं इतनी नजरों के सामने? और फिर उनके कमरे की जांच पड़ताल के लिए लोग भी तो आते जाते रहते हैं। वो कैसे करते हैं ये सब? इन तमाम सवालों पर गहन चिंतन करते हुए अब तक मैं 5 चिरुट पी चुका था, किंतु मैं एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं खोज पाया था। मैंने अंततः उम्मीद छोड़ ही दी थी कि एकाएक फिर एक विचार सूझा। मैं उठकर सीधा हो गया। क्या ऐसा संभव है? और क्यों नहीं संभव हो सकता? सोचने में अजीब जरूर है, लेकिन हो भी सकता है। ब्योमकेश भी कहता है कि यदि समस्या का एक तथ्यात्मक रास्ता निकल सकता है, भले ही वो अटपटा क्यों ना हो, उस पर चलना ही बुद्धिमानी है। इस मामले में वही रास्ता अपनाना चाहिए। मैं ब्योमकेश के पास जाने ही वाला था कि वो स्वयं आ गया। उसने मेरे चेहरे को देखा तो उत्सुकतावश पूछा, क्या कोई सुराग मिला? हां, लगता तो है। वाह, बताओ, क्या है? जब बताने की बारी आई तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, लेकिन मैंने उसे दरकिनार करते हुए कहा, देखो, मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने नंदूलाल बाबू की दीवारों पर मकड़ियों को देखा था। मुझे लगता है कि वो उन्हें पकड़कर खा जाते हैं। ब्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। अजीत, तुम सच में एक महान विद्वान हो। तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अरे भाई, ये दीवारों की मकड़ियां, यदि इन्हें कोई खा भी लेता है तो शरीर पर कुछ दानों के अलावा कुछ नहीं होता, कोई नशा नहीं होता, समझे? आहत स्वर में मैंने कहा, ठीक है, तुम ही क्यों नहीं ढूंढ लेते? ब्योमकेश गंभीर मुद्रा में कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक चुरुट सुलगाया और पूछा, क्या तुम समझ पाए हो कि कोरे कागज डाक से क्यों आते हैं? नहीं। क्या तुमने सोचा कि वो जू महिला को हर महीने क्यों भुगतान जाता है? नहीं। क्या तुम अब तक ये भी नहीं सोच पाए हो कि नंदूलाल बाबू अश्लील कहानियों में कुछ लाइनें क्यों अंडरलाइन करते हैं? नहीं। पर क्या तुम सोच पाए? हां, शायद। कहते हुए ब्योमकेश ने चुरुट का एक जोरदार कश लगाया। उसकी आंखें बंद थीं। लेकिन जब तक एक तथ्य के बारे में पूरी तरह निश्चित नहीं हो जाता, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। क्या है वो तथ्य?
मैं जानना चाहता हूं कि नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग कैसा है। मुझे लगा वो मेरा उल्लू खींच रहा है। रूखी आवाज में मैंने कहा, क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मजाक? व्योमकेश ने चौंक कर आंखें खोली और मेरे चेहरे के भावों को पढ़कर बोला, तुम तो नाराज हो गए। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा। पूरा रहस्य केवल नंदूलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही निर्भर कर रहा है। यदि रंग लाल है तो मेरा अनुमान सही है। यदि वो लाल नहीं है, ये तुमने देखने की कोशिश नहीं की, है ना? नहीं, मैंने उनकी जीभ का रंग देखने की कोशिश नहीं की। व्योमकेश ने हंसकर कहा, जबकि यह देखना पहला काम होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, नंदूलाल बाबू के बेटे को फोन करके पूछ लो। वो सोचेगा मैं मजाक कर रहा हूं। व्योमकेश ने हाथों को हिलाया और एक कवि के अंदाज में बोलने लगा, डरना क्या, घबराना कैसा, हिम्मत है तो रुक जाना कैसा। मैं दूसरे कमरे में गया, फोन का नंबर ढूंढकर फोन किया। मोहन अभी तक वहीं था। उसी ने फोन उठाया और जवाब में बोला, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था क्योंकि मैंने नहीं सोचा था यह जानकारी इस रहस्य में कोई मायने भी रखती होगी। उसने कहा, नंदूलाल बाबू की जीभ का रंग सुर्ख लाल है। ये कुछ अटपटा जरूर है क्योंकि वो पान वगैरह तो खाते नहीं। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने व्योमकेश को इशारे से बुलाया। उसने पूछा, रंग लाल ही है ना? तो मिल गया। उसने फोन को लेते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। आपकी समस्या सुलझ गई। हां, अजीत नहीं सुलझाई है। मैंने तो केवल थोड़ी मदद की है। मैं तो, आप जानते ही हैं, उस जालसाज के केस में फंसा हुआ हूं। उसे भी मैंने सुलझा लिया है। अब आपको अधिक कुछ नहीं करना है, केवल लाल स्याही की दवात और पेन को उस कमरे से हटा दीजिए। हां, बस ठीक है, यही। आप अब समझ गए होंगे और कल समय निकालकर हमारे यहां आ जाइए। मैं पूरा खुलासा विस्तार से समझा दूंगा। नमस्कार। जरूर। मैं आपका आभार अजीत तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैंने आपसे नहीं कहा था कि उसका मस्तिष्क आजकल तेज धार की तरह हो गया है। और व्योमकेश ने हंसते हुए फोन रख दिया। ड्राइंग रूम में लौटने पर मैंने जरा कठोर होते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं, मुझे भी टुकड़ों टुकड़ों में हल सूझ रहा है, पर तुम विस्तार पूर्वक मुझे बताओ कि तुमने कौन सा तरीका अपनाया। व्योमकेश घड़ी देखकर बोला, खाने का समय हो गया है। पुतीराम कभी भी बुला सकता है। फिर भी चलो संक्षेप में तुम्हें बताता हूं। तुम शुरू से ही गलत मार्ग पर चले हो। पहला प्रमुख काम यह पता लगाना था कि वो जहर कमरे में घुसता कैसे है। उसके पैर तो हैं नहीं जो चलकर वहां पहुंचे। जाहिर है उसको लाने वाला कोई तो है। वो कौन है? 5 लोग अंदर जाते हैं, डॉक्टर, 2 लड़के, पत्नी और एक अन्य व्यक्ति। ये 4 व्यक्ति तो लाएंगे नहीं। तो रहा वो 5वां व्यक्ति। ये 5वां व्यक्ति कौन है? ये 5वां व्यक्ति पोस्टमैन है। वो सप्ताह में 1 बार आता है और जहर उसके जरिए कमरे में घुसता है। लेकिन लिफाफे में कोरे कागज के अलावा कुछ नहीं होता। यही तो चालाकी है। सब लोग यही सोचते हैं कि लिफाफे में ही शायद जहर भी होता हो, इसीलिए लोगों का ध्यान पोस्टमैन पर नहीं जाता। पर यह पोस्टमैन बहुत तेज आदमी है। वो कब स्याही की दवात बदल देता है, किसी को पता नहीं लगता। रजिस्टर्ड पोस्ट से कोरे कागज भेजने का उद्देश्य केवल पोस्टमैन को नंदूलाल बाबू के कमरे में प्रवेश करवाना है।
और फिर तुमने अपनी जांच में एक और भूल यह की कि जू महिला को भेजे जाने वाले पैसे को तुमने पेंशन मान लिया। यह परंपरा कहीं भी नहीं रही। ये रकम जहर की कीमत है जो वो महिला पोस्टमैन के जरिए नंदूलाल बाबू तक पहुंचाती है। अब देखो, जहर नंदूलाल बाबू के हाथों में कैसे पहुंच जाता है और कोई शक भी नहीं करता, लेकिन कमरे के अंदर भी निरंतर पहरा रहता है, तो कैसे वो उसे खा लेते हैं। और यहीं पर उनका लेखन काम में आता है। कागज और कलम, स्याही, सब कुछ वही है जहर के लिए। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काम वो बैठे बैठे ही कर लेते हैं। वो काले पेन से लिखते हैं, बीच बीच में लाल पेन से लाइनें खींचते हैं, और जब भी अवसर मिलता है लाल पेन की निब को मुंह से चूस लेते हैं। जब पेन में स्याही खत्म हो जाती है तब वो उसे दोबारा भर लेते हैं। अब तुम समझे कि उनकी जीभ का रंग लाल क्यों है। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि वो लाल स्याही ही होगी? क्या वो काली स्याही नहीं हो सकती? अरे नहीं, तुमने देखा नहीं काली स्याही का प्रयोग कितना अधिक है। क्या नंदूलाल बाबू चाहेंगे कि उनकी कीमती चीज यूं ही बर्बाद होती रहे? इसीलिए लेखन के कुछ भागों को ही अंडरलाइनिंग अर्थात लाल स्याही का प्रयोग। अब समझा कितना आसान लगता है। बेशक आसान है, लेकिन इस चालाकी के पीछे जो मस्तिष्क काम कर रहा था उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी ने ही अब तक इतने लोगों को मूर्ख बनाया हुआ था। तुमने ये कैसे जाना? बहुत आसानी से। इसमें दो ही बातें ऐसी थी जो अटपटी थी, जिनका पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन दोनों पर ही मुझे शक हुआ। पहली, कोरे कागजों का रजिस्टर्ड पोस्ट से आना। दूसरी, नंदूलाल बाबू का धुआंधार लेखन और उसमें कहीं कहीं लाल स्याही से मार्क करना। इन दोनों बातों पर जब मैंने गहनता से सोचना शुरू किया तो मुझे केस का सुराग अपने आप टकरा गया। और देखो, वो जालसाज भी। इतने में दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। हम दोनों ही उस कमरे की तरफ दौड़े। व्योमकेश ने फोन उठाकर बोला, कहिए, कौन साहब बोल रहे हैं? ओह, डॉक्टर साहब जी, कहिए, क्या नंदूलाल बाबू ने हंगामा पैदा कर दिया है? वो क्रोध से लाल पीले हो रहे हैं। ये तो होना ही था। क्या? वो अजीत को भद्दी गालियां दे रहे हैं, बेहुदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है, गलत है। उन्हें रोका जाना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह यदि बंद नहीं किया जा सकता तो कोई और उपाय भी नहीं है। जी जी, नहीं नहीं, अजीत इसके लिए क्यों बुरा मानेगा? वो जानता है कि इस दुनिया में अच्छा काम निंदा ही लाता है। उसे मालूम है कि फूल के गुलदस्तों के साथ साथ ईंट पत्थर भी मिलते हैं। यही दुनिया है। तो ठीक है सर, विदा लेता हूं। नमस्कार।